तो आज हम एक ऐसे शख्स की चीर फाड़ करने वाले हैं जिसके नाम पर या तो लोग कस्में खाते हैं या फिर उसे जमकर कोसते हैं। कार्ल मार्क्स। एक ऐसा नाम जो सिर्फ नाम नहीं, एक इज्म बन गया, मार्क्सवाद। बिल्कुल। और कमाल की बात यह है कि 19वीं सदी का ये जर्मन दार्शनिक आज भी हमारी राजनीति, अर्थव्यवस्था और समाज पर इतना गहरा असर कैसे डाल सकता है। यही तो सबसे दिलचस्प सवाल है। और आज हमारे पास जो स्रोत हैं वो इसी पहेली की पहली परत खोलते हैं। मार्क्स का शुरुआती जीवन, उनकी सोच कैसे बनी और वो कौन से विचार थे जिन्होंने इस पूरी क्रांति की नींव रखी। तो आज का हमारा मिशन ये समझना है कि एक नौजवान दार्शनिक के विचार इतने विस्फोटक और कह सकते हैं प्रभावशाली कैसे बन गए। तो शायद शुरुआत इसी सवाल से करनी चाहिए कि हमें आज भी मार्क्स की परवाह क्यों करनी चाहिए। देखिए, इसकी वजह यह है कि मार्क्स ने पूंजीवाद का एक ऐसा एक्सरे किया था जैसा पहले किसी ने नहीं किया था। आप उनके नतीजों से सहमत हों या ना हो, लेकिन उन्होंने जो सवाल उठाए थे, असमानता, शोषण, काम का मतलब, हाँ बिल्कुल, वो सवाल आज भी उतने ही ताजा हैं जितने 150 साल पहले थे। ठीक है, तो चलिए इस कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। मार्क्स की शुरुआत कहाँ से हुई? स्रोत बताते हैं कि उनका जन्म 1818 में जर्मनी के ट्रायर शहर में हुआ था। हाँ, और उनका जो पारिवारिक बैकग्राउंड है वो बहुत दिलचस्प है। वे एक यहूदी परिवार में पैदा हुए थे, लेकिन उनके पिता जो एक सफल वकील थे, उन्होंने मार्क्स के बचपन में ही ईसाई धर्म अपना लिया था। अच्छा, इसकी कोई खास वजह थी? बिल्कुल। उस समय प्रशिया में यहूदियों पर कई तरह की पेशेवर पाबंदियां थीं। मतलब एक यहूदी के तौर पर उनके पिता के लिए वकालत करना लगभग नामुमकिन हो जाता। तो ये एक तरह से मजबूरी का फैसला था? हाँ, एक प्रैक्टिकल फैसला था। उन्होंने धर्म बदला ताकि वे अपना काम जारी रख सकें और अपने परिवार को एक बेहतर भविष्य दे सकें। ये बात सोचने वाली है। एक बच्चे के तौर पर ये देखना कि समाज के नियम और दबाव आपके परिवार की पहचान तक को बदल सकते हैं। इसका जरूर उन पर गहरा असर पड़ा होगा। शायद यहीं से उनके दिमाग में ये बात बैठ गई होगी कि समाज की जो संरचनाएं हैं वो कितनी ताकतवर होती हैं। यकीनन ये उनके लिए सिर्फ एक किताबी ज्ञान नहीं था, बल्कि एक जिया हुआ अनुभव था। फिर उनकी पढ़ाई हुई बॉन, बर्लिन और जेना जैसे बड़े विश्वविद्यालयों में। कानून की पढ़ाई करने गए थे, पर दिल लग गया दर्शन में, फिलॉसफी में। हाँ, और बर्लिन में उनकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा मोड़ आया, यन हेगेलियंस का दौर। हाँ, उस समय जर्मनी में जॉर्ज विल्हेम फ्रेडरिक हेगेल नाम के दार्शनिक का पूरा बोलबाला था। वो एक वैचारिक सुपरस्टार थे और उनका सबसे मशहूर आइडिया था द्वंद्ववाद, यानी डायलेक्टिक्स। ये द्वंद्ववाद सुनने में थोड़ा मुश्किल लगता है, क्या इसे आसान भाषा में समझा सकते हैं? देखिए, इसे ऐसे समझते हैं। मान लीजिए एक विचार है थीसिस, जैसे कि ब्लैक कॉफी, कड़वी सीधी सादी। ठीक है। लेकिन आपको कुछ मीठा चाहिए तो उसका एक विरोधी विचार पैदा होता है, एंटीथीसिस, यानी चीनी। हाँ। जब आप दोनों को मिलाते हैं तो आपको सिर्फ चीनी वाली कॉफी नहीं मिलती, आपको एक पूरी तरह से नया अनुभव मिलता है, सिंथेसिस, एक ऐसी चीज जो पहले दोनों से बेहतर है। दिलचस्प। हेगेल का मानना था कि पूरा इतिहास ऐसे ही विचारों के टकराव से आगे बढ़ता है। तो यंग हेगेलियंस इसी विचार को मानते थे? मानते तो थे, लेकिन वे हेगेल से ज्यादा खुराफाती थे। खुराफाती कैसे? हेगेल ने अपने दर्शन का इस्तेमाल मौजूदा प्रशियाई राजशाही को, मतलब जो सिस्टम था, उसे सही ठहराने के लिए किया। लेकिन ये नौजवान, जिनमें मार्क्स भी शामिल थे, वो हेगेल के इसी हथियार का इस्तेमाल धर्म, राजनीति और समाज की तीखी आलोचना के लिए करने लगे। मतलब वो विचारों के इस टकराव को सड़क पर लाना चाहते थे। बिल्कुल। तो अगर मार्क्स शुरुआत में हेगेल से इतने प्रभावित थे, तो फिर उन्होंने उनसे बगावत क्यों की? स्रोत कहता है कि उन्होंने हेगेल के द्वंद्वात्मक आदर्शवाद को पूरी तरह से खारिज कर दिया। और यहीं पर मार्क्स बनते हैं। उन्होंने हेगेल के सिस्टम का इंजन तो रख लिया, यानी द्वंद्ववाद का तरीका, लेकिन उसका ईंधन बदल दिया। ईंधन बदल दिया? हाँ, हेगेल एक आदर्शवादी थे। उनका मानना था कि विचार या चेतना ही असली चीज है। दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है वो एक बड़े परम विचार की अभिव्यक्ति है। मतलब पहले दिमाग में घर का आइडिया आता है, फिर घर बनता है। और मार्क्स का कहना था कि ये उल्टा है? बिल्कुल। मार्क्स ने कहा, हेगेल सिर के बल खड़े हैं, हमें उन्हें पैरों पर खड़ा करना होगा। उन्होंने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत दिया। भौतिकवाद? उन्होंने कहा, आइडिया पहले नहीं आता, पहले आती हैं भौतिक परिस्थितियां, ईंट, गारा, मजदूर और पैसा। ये चीजें तय करती हैं कि घर का आइडिया कैसा होगा। अच्छा। ये हमारी सामाजिक मौजूदगी है, हमारा रोजमर्रा का जीवन है, जो हमारी चेतना को तय करता है, ना कि हमारी चेतना हमारी मौजूदगी को। तो इसका मतलब ये हुआ कि
हम जो सोचते हैं, जो मानते हैं, हमारी नैतिकता, हमारे कानून, सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि समाज में हमारी आर्थिक स्थिति क्या है। ये तो बहुत बड़ा दावा है। ये मार्क्सवाद की बुनियाद है। और इसी को समझाने के लिए उन्होंने आधार और अधिरचना का वो मशहूर मॉडल दिया। हाँ, स्रोत में इसका जिक्र है। ये बेस और सुपरस्ट्रक्चर का आइडिया क्या है? मार्क्स के मुताबिक समाज एक इमारत की तरह है। उस इमारत की जो नींव है, यानी बेस या आधार, वो उसका आर्थिक ढांचा है। आर्थिक ढांचा मतलब? इसमें दो चीजें आती हैं। एक तो उत्पादन के साधन, यानी फैक्ट्रीज, जमीन, मशीनें। ठीक है। और दूसरे उत्पादन के संबंध, यानी इन साधनों के मालिकों और उन पर काम करने वालों के बीच का रिश्ता, जैसे फैक्ट्री मालिक और मजदूर। और इमारत का ऊपरी हिस्सा? वो है सुपरस्ट्रक्चर या अधिरचना। इसमें बाकी सब कुछ आता है: सरकार, कानून, धर्म, संस्कृति, कला, मीडिया। ओहो! मार्क्स का तर्क था कि ये नींव ही तय करती है कि ऊपर की इमारत कैसी दिखेगी। यानी जैसा आर्थिक सिस्टम होगा, वैसे ही कानून और वैसी ही संस्कृति पनपेगी, ताकि उस आर्थिक सिस्टम को बनाए रखा जा सके और उसे सही ठहराया जा सके। बिल्कुल, उसे सही ठहराया जा सके। अगर इसका कोई आज का उदाहरण लें तो? बहुत अच्छा सवाल है। आज का सबसे अच्छा उदाहरण शायद सिलिकॉन वैली है। अच्छा, कैसे? आधार क्या है? एक ऐसी अर्थव्यवस्था जो विज्ञापन और यूजर एंगेजमेंट पर चलती है। ज्यादा क्लिक्स, ज्यादा डेटा, ज्यादा मुनाफा। तो फिर उसकी अधिरचना कैसी होगी? एक ऐसी संस्कृति जो इन्फ्लुएंसर्स को बढ़ावा देती है, जो राजनीतिक ध्रुवीकरण को बढ़ाती है, और जहां फेक न्यूज तेजी से फैलती है क्योंकि वो ज्यादा एंगेजमेंट लाती है। वाह, मतलब संस्कृति आर्थिक आधार की सेवा कर रही है। बिल्कुल। ये तो सोचने का एक बिल्कुल नया तरीका है। तो इस विचार के साथ मार्क्स सिर्फ किताबों में रहने वाले दार्शनिक नहीं रह सकते थे। बिल्कुल नहीं। उनका वो मशहूर कथन है ना, दार्शनिकों ने अब तक केवल दुनिया की अलग अलग तरह से व्याख्या की है, असली मुद्दा तो इसे बदलने का है। और उन्होंने यही किया। हाँ, उन्होंने राइनिश ज़ाइटुंग नाम के अखबार के लिए लिखना शुरू किया। और जैसा कि स्रोत बताते हैं, उनके लेख सरकार को जरा भी पसंद नहीं आए। उनके लेख बहुत तीखे होते थे। हाँ, वो किसानों की गरीबी, सेंसरशिप और सामाजिक अन्याय पर सीधे हमले करते थे। नतीजा, अखबार पर बैन लगा दिया गया और मार्क्स को प्रशिया छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया। तो वे एक राजनीतिक शरणार्थी बन गए। हाँ, फिर वे पेरिस पहुंचे, जहां उनकी मुलाकात हुई फ्रेडरिक एंगल्स से। ये एक निर्णायक मोड़ था। एक ऐतिहासिक मुलाकात। एंगल्स एक अमीर फैक्ट्री मालिक के बेटे थे, लेकिन उनका दिल समाजवाद के लिए धड़कता था। यह भी एक विरोधाभास है। बिल्कुल। उन्होंने इंग्लैंड के मैनचेस्टर में मजदूरों की भयानक जिंदगी को अपनी आंखों से देखा था। वो मार्क्स के लिए सिर्फ एक बौद्धिक साथी ही नहीं बने, बल्कि जिंदगी भर उनके सबसे करीबी दोस्त और आर्थिक मददगार भी रहे। तो एंगल्स ने मार्क्स को किताबी दुनिया से निकालकर फैक्ट्रियों की असलियत दिखाई। हाँ, आप ऐसा कह सकते हैं। इसी दौर में मार्क्स और एंगल्स ने पुराने समाजवादियों, जिन्हें वो यूटोपियन समाजवादी कहते थे, उनकी आलोचना शुरू की। ये ओवेन, फूरियर जैसे लोग कौन थे और मार्क्स को उनसे क्या दिक्कत थी? देखिए, मार्क्स उनका सम्मान करते थे। उनका मानना था कि ये लोग नेगल के थे, वो पूंजीवाद की क्रूरता को देखते थे और एक बेहतर दुनिया का सपना देखते थे। उन्होंने कुछ आदर्श समुदाय बनाने की कोशिश भी की थी, है ना? हाँ, की थी। तो फिर समस्या क्या थी? मार्क्स के मुताबिक उनकी समस्या ये थी कि वे सपने तो देखते थे, पर उन सपनों तक पहुंचने का नक्शा उनके पास नहीं था। नक्शा नहीं था? मतलब? वे सोचते थे कि अमीर लोगों से अपील करके उन्हें समझा बुझाकर समाज को बदला जा सकता है। मार्क्स ने कहा, यह भोलापन है, इतिहास ऐसे नहीं बदलता। तो मार्क्स का तरीका वैज्ञानिक कैसे था? मार्क्स ने कहा कि समाजवाद सिर्फ एक अच्छी इच्छा या नैतिक सपना नहीं है, बल्कि एक ऐतिहासिक जरूरत है। जरूरत? हाँ, एक ऐसी जरूरत जो पूंजीवाद के अपने ही अंतर्विरोधों से पैदा होगी। उन्होंने पूंजीवाद के सिस्टम का विश्लेषण किया, जैसे एक वैज्ञानिक किसी जीव का विश्लेषण करता है, ताकि ये समझ सकें कि ये काम कैसे करता है, इसके अंदरूनी नियम क्या हैं और ये अपने ही वजन से कैसे ढह जाएगा। तो ये भावनाओं पर नहीं, विश्लेषण पर आधारित था। बिल्कुल। और इसी शुरुआती दौर में, जिसे युवा मार्क्स का दौर भी कहते हैं, उन्होंने अलगाव या एलियनेशन की अवधारणा पर बहुत जोर दिया। ये आज भी बहुत प्रासंगिक लगता है। यह उनके शुरुआती विचारों में शायद सबसे शक्तिशाली और मानवीय अवधारणा है, जो उन्होंने अपनी 1844 की पांडुलिपियों में लिखी थी। तो ये अलगाव है क्या? इसका मतलब है बेगाना हो जाना, अपने आप से, अपने काम से और दूसरों से कट जाना। मार्क्स ने इसके 4 स्तर बताए। पहला है उत्पाद से अलगाव। उत्पाद से अलगाव? हाँ, सोचिए, कारीगर जो एक कुर्सी बनाता है, उसे बनाने की हर प्रक्रिया में शामिल होता है और आखिर में उस पर गर्व महसूस करता है।
अब एक फैक्ट्री मजदूर की कल्पना कीजिए जो दिन भर में 1000 मोबाइल फोन की स्क्रीन पे सिर्फ एक स्क्रू कसता है। वो जो बना रहा है वो चीज उसकी नहीं है, वो उसे खरीद भी नहीं सकता। वो उत्पाद उसके लिए एक अजनबी चीज है। आज के कॉल सेंटर कर्मचारी की तरह, जो एक कंपनी के लिए समस्याएं सुलझा रहा है जिससे उसका कोई भावनात्मक जुड़ाव नहीं है। बिल्कुल सही। दूसरा है श्रम की प्रक्रिया से अलगाव। काम अब खुद को व्यक्त करने का जरिया नहीं रहा, वो सिर्फ पैसा कमाने की एक मजबूरी बन गया है। हाँ, आप घड़ी देखकर काम करते हैं, बॉस के आदेश सुनते हैं और आपकी अपनी रचनात्मकता का कोई मूल्य नहीं होता। काम एक बोझ बन जाता है, जिंदगी का हिस्सा नहीं। और बाकी दो? तीसरा है अन्य साथियों से अलगाव। पूंजीवाद सबको एक दूसरे का प्रतिस्पर्धी बना देता है। हाँ, ये तो है। प्रमोशन के लिए, बोनस के लिए या बस नौकरी बचाने के लिए सहकर्मी दोस्त नहीं बल्कि प्रतिद्वंद्वी बन जाते हैं। सहयोग की जगह प्रतिस्पर्धा ले लेती है। ये तो मॉडर्न ऑफिस पॉलिटिक्स का सटीक वर्णन है। और चौथा शायद सबसे गहरा है, खुद के सार से अलगाव, अपने आप से। हाँ, मार्क्स का मानना था कि इंसान होने का मतलब है एक रचनात्मक प्राणी होना, कुछ नया बनाना, अपनी क्षमता का इस्तेमाल करना। लेकिन जब आपका काम सिर्फ एक मशीन का पुर्जा बनकर रह जाता है तो आप अपनी इस सबसे बुनियादी मानवीय पहचान से ही कट जाते हैं। आप अपनी मानवता से ही बेगाना महसूस करने लगते हैं। बिल्कुल। ये बहुत शक्तिशाली विचार है और मार्क्स के लिए ये सिर्फ एक उदासी वाली भावना नहीं थी। नहीं, ये कोई मानसिक समस्या नहीं थी। ये उस सिस्टम की बनावट में ही निहित थी जहां उत्पादन के साधनों पर कुछ लोगों का कब्जा था और बाकी लोग अपनी मेहनत बेचने पर मजबूर थे। तो इसका समाधान भी व्यक्तिगत नहीं बल्कि व्यवस्थागत ही हो सकता था। बिल्कुल। तो आज हमने कार्ल मार्क्स की कहानी की शुरुआत को समझा, एक ऐसे नौजवान दार्शनिक से जो हेगेल के विचारों से जूझ रहा था, एक ऐसे क्रांतिकारी चिंतक तक का सफर जिसने दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल दिया। हमने देखा कि कैसे उन्होंने हेगेल के आदर्शवाद को सिर के बल खड़ा करके भौतिकवाद की नींव रखी और कैसे आधार और अधिरचना के जरिए समाज के आर्थिक डीएनए को समझने की कोशिश की। और अलगाव की उनकी अवधारणा आज भी हमें अपने काम और जिंदगी के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। ये सब उनके विशाल बौद्धिक भवन की सिर्फ नींव थी। बिल्कुल। इन्हीं विचारों की जमीन पर आगे चलकर उनके वर्ग संघर्ष, ऐतिहासिक भौतिकवाद और अतिरिक्त मूल्य जैसे बड़े सिद्धांत खड़े होंगे। लेकिन आज की चर्चा से एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। मार्क्स ने 19वीं सदी के फैक्ट्री मजदूरों के अलगाव के बारे में लिखा था। आज का नॉलेज वर्कर जो अपने लैपटॉप पर काम करता है शायद ही कभी अपने अंतिम उत्पाद को छूता है और जिसका काम अक्सर डेटा और एल्गोरिज्म से तय होता है, क्या वो भी एक नए, ज्यादा सूक्ष्म लेकिन उतने ही गहरे अलगाव का अनुभव नहीं कर रहा है? जरा और गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि मार्क्सवाद की ये जो पूरी इमारत है वो किन 3 बड़े आइडियाज पर खड़ी है। बिल्कुल। ऐतिहासिक भौतिकवाद, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद और अलगाव का सिद्धांत। हाँ, और सुनने में ये नाम थोड़े भारी लग सकते हैं, पर हमारा काम इन्हें आसान बनाना है। बिल्कुल। और ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं। ये तीनों आइडियाज एक लेंस की तरह हैं जिससे मार्क्स ने दुनिया को, खासकर पूंजीवाद को देखा, और ये तीनों एक दूसरे से बहुत मजबूती से जुड़े हुए हैं। तो चलिए पहले और सबसे बड़े आइडिया से शुरू करते हैं। मार्क्स इतिहास को कैसे देखते थे? ये ऐतिहासिक भौतिकवाद या हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म क्या भला है? कहते हैं कि ये मार्क्स का सबसे बड़ा योगदान है। हाँ, इसे आप मार्क्स के विचारों की रीढ़ की हड्डी कह सकते हैं। बहुत सीधे शब्दों में कहें तो मार्क्स का मानना था कि इतिहास राजाओं, लड़ाइयों या महान लोगों के विचारों से नहीं बनता। अच्छा। इतिहास को आगे बढ़ाने वाली असली ताकत है समाज का आर्थिक ढांचा। आर्थिक ढांचा मतलब इंसान अपनी रोजी रोटी कैसे कमाता है, अपनी जरूरतें कैसे पूरी करता है, उत्पादन कैसे करता है, यही चीज इतिहास की दिशा तय करती है। अच्छा, तो मतलब इकोनॉमिक्स इज द ड्राइविंग फोर्स। एग्जैक्टली। मार्क्स के दोस्त एंगल्स ने भी यही कहा था। मार्क्स के मुताबिक मानव समाज कई पड़ावों से गुजरा है। पहले आदिम साम्यवाद था जहां सब कुछ साझा था, फिर दास प्रथा आई जहां मालिक और गुलाम थे। सही है। उसके बाद सामंतवाद आया जहां जमींदार और किसान थे, और फिर आया पूंजीवाद जहां पूंजीपति और मजदूर हैं। और हर दौर में जो उत्पादन का तरीका था वही समाज को डिफाइन कर रहा था। बिल्कुल, वही तय कर रहा था कि समाज कैसा होगा, उसके रिश्ते कैसे होंगे। यहीं पर वो आधार और अधिरचना यानी बेस और सुपर स्ट्रक्चर वाला कॉन्सेप्ट आता है ना। मैंने इसके बारे में पढ़ा है लेकिन ये हमेशा थोड़ा धुंधला सा लगता है। हाँ, और ये समझना बहुत जरूरी है।
मार्क्स ने समाज की तुलना एक इमारत से की। ओके। इस इमारत की जो नींव है, जो फाउंडेशन है, उसे उन्होंने आधार कहा। आधार यानी बेस? हाँ, बेस। ये समाज की अर्थव्यवस्था है। इसके भी दो हिस्से हैं। अच्छा। पहला, उत्पादन की शक्तियां, मतलब फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन, यानी वो सब कुछ जो उत्पादन में मदद करता है। जमीन, औजार, मशीनें, फैक्ट्रियां, और सबसे जरूरी इंसान की मेहनत और उसका हुनर। ठीक है, ये तो समझ आया। और नींव का दूसरा हिस्सा? दूसरा हिस्सा है उत्पादन के संबंध, रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन। इसका सीधा सा मतलब है कि इन औजारों, मशीनों और फैक्ट्रियों का मालिक कौन है। क्या ये सबके पास है या कुछ लोगों के हाथ में है? यहीं से समाज में वर्ग बनते हैं। अच्छा, यहीं से वो हैव्स और हैव नॉट्स वाली बात आती है। बिल्कुल। एक वो जिनके पास सब कुछ है, यानी हैव्स, और दूसरे वो जिनके पास अपनी मेहनत बेचने के सिवा कुछ नहीं है, यानी हैव नॉट्स। तो ये दोनों चीजें मिलकर समाज का आर्थिक आधार बनाती हैं। ओके, तो ये तो नींव हो गई। अब इस नींव पर खड़ी इमारत यानी अधिरचना क्या है? उस नींव पर जो कुछ भी खड़ा है वो सब अधिरचना है, सुपरस्ट्रक्चर। जैसे कि आपका कानून, आपकी सरकार, राजनीति, धर्म, नैतिकता, परिवार, कला, साहित्य, मीडिया, सब कुछ। सब कुछ। सब कुछ। और मार्क्स का सबसे क्रांतिकारी तर्क यही था कि जैसी आपकी नींव यानी आधार होगा, वैसी ही आपकी ऊपरी इमारत यानी अधिरचना होगी। आर्थिक व्यवस्था ही आपके विचारों, कानूनों और संस्कृति को आकार देती है। एक मिनट, ये तो बहुत बड़ी बात है। तो क्या आप ये कह रही हैं कि मार्क्स के हिसाब से आज हम नेटफ्लिक्स पर जो शो देख रहे हैं या हमारे देश के कानून जैसे हैं, हाँ, यहाँ तक कि इंस्टाग्राम पर क्या ट्रेंड कर रहा है, ये सब कहीं ना कहीं हमारी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से तय हो रहा है? बिल्कुल, यही उनका मतलब था। वो कहते कि ये सब हवा में पैदा नहीं होता। जो वर्ग आर्थिक रूप से ताकतवर होता है, उसी के विचार समाज में हावी होते हैं। अच्छा। मीडिया वही दिखाएगा जो सिस्टम के मालिकों के हित में हो। कानून ऐसे बनेंगे जो निजी संपत्ति की रक्षा करें। कला भी उन्हीं मूल्यों को बढ़ावा देगी। मतलब नेटफ्लिक्स का शो सिर्फ मनोरंजन नहीं है, वो उस आर्थिक सिस्टम का एक प्रोडक्ट है जो हमें एक खास तरीके से सोचना सिखाता है। ठीक है, तो अगर समाज का आर्थिक आधार ही सब कुछ तय करता है, तो फिर सवाल उठता है कि ये आधार खुद कैसे बदलता है? बहुत अच्छा सवाल है। मतलब सामंतवाद से पूंजीवाद क्यों आया? इस बदलाव के पीछे का इंजन क्या है? मेरे ख्याल से यहीं पर आपका दूसरा पॉइंट, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, तस्वीर में आता है ना? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। अगर ऐतिहासिक भौतिकवाद ये बताता है कि समाज की इमारत कैसी है, तो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद या डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म ये बताता है कि ये इमारत बदलती क्यों है। ये बदलाव का इंजन है। हाँ, ये बदलाव का इंजन है। और ये आइडिया मार्क्स ने दार्शनिक हेगल से लिया था, लेकिन उसे सिर के बल खड़ा कर दिया। सिर के बल खड़ा कर दिया, इसका क्या मतलब? देखिए, हेगल का मानना था कि इतिहास विचारों के टकराव से आगे बढ़ता है। उनके लिए चेतना या आइडिया ही असली चीज थी। अच्छा। इसे द्वंद्वात्मक आदर्शवाद कहते हैं। मार्क्स ने कहा, नहीं, ये सब उल्टा है। असली चीज विचार नहीं, बल्कि पदार्थ है। मैटर। यानी हमारी भौतिक दुनिया और उसके हालात। बिल्कुल, विचार तो उन हालातों की उपज है। इसे ऐसे समझिए, हेगल सोचते थे कि दुनिया इसलिए बदलती है क्योंकि किसी ने एक नई रेसिपी, मतलब एक नया विचार सोच लिया। मार्क्स ने कहा, नहीं, दुनिया इसलिए बदलती है क्योंकि आपके पास जो सब्जियां हैं, यानी जो भौतिक हालात हैं, वो बदल गई हैं, इसलिए आपको मजबूरन एक नई रेसिपी बनानी पड़ रही है। वाह, ये एक बेहतरीन एनालॉग है। तो फिर इस बदलाव के इस इंजन के नियम क्या हैं? ये काम कैसे करता है, लग रहा है? पर है बहुत आसान। सोचिए, आप पानी गर्म कर रहे हैं। ठीक है। आप तापमान बढ़ाते हैं 80 डिग्री, 90, 95। ये सब छोटे छोटे मात्रात्मक बदलाव हैं, क्वांटिटेटिव। पानी अब भी पानी ही है। हाँ। लेकिन जैसे ही आप 100 डिग्री पर पहुंचते हैं, अचानक एक गुणात्मक बदलाव होता है। पानी भाप बन जाता है। क्वालिटेटिव चेंज। हाँ, उसकी पूरी प्रकृति ही बदल जाती है। मार्क्स कहते हैं कि समाज में बदलाव भी ऐसे ही होता है। छोटी छोटी हड़तालें, वेतन बढ़ाने की मांगें, छोटे छोटे विरोध, ये सब पानी गर्म करने जैसा है। ये मात्रात्मक बदलाव है। और फिर एक दिन कोई एक घटना चिंगारी का काम करती है और पूरा सिस्टम भाप बन जाता है, यानी क्रांति हो जाती है। अरे वाह, अब ये हमेशा याद रहेगा। ठीक है, और दूसरा नियम? दूसरा नियम है विपरीत की एकता, यूनिटी ऑफ ऑपोजिशन।
इसका क्या मतलब? ये दोनों दुश्मन एक दूसरे के बिना रह भी नहीं सकते, लेकिन हमेशा एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। जैसे पूंजीवाद में पूंजीपति और मजदूर, बुर्जुआजी और प्रोलेटारिएट। पूंजीपति को मुनाफे के लिए मजदूर चाहिए और मजदूर को जिंदा रहने के लिए पूंजीपति की फैक्ट्री में काम चाहिए। तो उनमें एकता है। हाँ, वे एक ही सिस्टम का हिस्सा हैं, लेकिन उनके हित एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत हैं। पूंजीपति चाहता है कम से कम मजदूरी देना, मजदूर चाहता है ज्यादा से ज्यादा लेना। इसी तनाव, इसी संघर्ष से इतिहास आगे बढ़ता है। और तीसरा नियम, निषेध का निषेध, निगेशन ऑफ निगेशन। ये तो पक्का कोई रॉकेट साइंस होगा। नहीं, ये भी एक प्रक्रिया है। इसे इतिहास के उदाहरण से समझते हैं। बताइए। मान लीजिए थीसिस है सामंतवाद, जहां जमींदार मालिक हैं। ये एक स्थापित व्यवस्था है। ठीक है। इसी सिस्टम के अंदर से एक नया वर्ग पैदा होता है, व्यापारी, कारीगर, यानी शुरुआती पूंजीपति। ये पुरानी व्यवस्था को चुनौती देते हैं। ये हुए एंटीथीसिस। एंटीथीसिस। इन दोनों के टकराव से एक नई व्यवस्था जन्म लेती है, पूंजीवाद, जो कि सिंथेसिस है। थीसिस, एंटीथीसिस, सिंथेसिस। बिल्कुल। लेकिन कहानियां खत्म नहीं होती। अब ये नई व्यवस्था यानी पूंजीवाद खुद एक नया थीसिस बन गया है, और मार्क्स के हिसाब से इसका एंटीथीसिस इसी के अंदर से पैदा होगा, यानी मजदूर वर्ग। और इन दोनों के टकराव से जो नया सिंथेसिस बनेगा वो होगा साम्यवाद। ये एक कभी ना खत्म होने वाला चक्र है। कमाल है। तो ये एक लगातार चलने वाला संघर्ष और विकास का चक्र है। ये तो हुई बड़े पैमाने की बात, समाज और इतिहास के बदलने की। लेकिन अब जरा जूम इन करते हैं। एक आम इंसान के लेवल पर, एक मजदूर के लिए इस पूंजीवादी सिस्टम में जीने का अनुभव कैसा होता है? यहीं पर शायद आपका तीसरा पॉइंट, अलगाव का सिद्धांत आता है। बिल्कुल। अगर द्वंद्ववाद समाज के संघर्ष की कहानी है, तो अलगाव या एलियनेशन उस संघर्ष के मानवीय दर्द की कहानी है। मानवीय दर्द? हाँ, ये आइडिया मार्क्स ने अपनी शुरुआती किताब 1844 के आर्थिक और दार्शनिक पांडुलिपियों में दिया था, और फिर से उन्होंने ये आइडिया हेगेल और फायरबाख से लिया, लेकिन उसे एक जमीनी हकीकत बना दिया। मतलब दूसरों के लिए अलगाव एक दिमागी या आध्यात्मिक चीज थी। मार्क्स ने कहा, नहीं, ये कोई फीलिंग नहीं है, ये पूंजीवाद में काम करने की असली भौतिक परिस्थितियों का नतीजा है। ये एक मजदूर की रोजमर्रा की सच्चाई है। ये अलगाव वाली बात मुझे आज के कॉर्पोरेट कल्चर की बहुत याद दिलाती है। अक्सर लोग कहते हैं कि वो अपनी नौकरी में बस मशीन का एक पुर्जा जैसा महसूस करते हैं। अ कॉग इन द मशीन। हाँ, क्या मार्क्स इसी तरह की किसी भावना की बात कर रहे थे, या ये उससे भी गहरा कुछ है? आप बिल्कुल सही जगह पर पहुंचे हैं। ये वही भावना है, लेकिन मार्क्स इसे और 4 गहराइयों में ले जाते हैं। वो कहते हैं कि एक मजदूर 4 तरीकों से बेगाना या अलग थलग हो जाता है। 4 तरीकों से? हाँ। पहला है उत्पाद से अलगाव, एलियनेशन फ्रॉम द प्रोडक्ट। मतलब जो चीज वो बना रहा है उसी से अलगाव। हाँ, सोचिए, एक कारीगर जो एक पूरी कुर्सी बनाता है, उसे बनाने की प्रक्रिया से लेकर आंखें तक उसे उस कुर्सी से एक लगाव होता है। वो उसकी रचना है। सही बात है। लेकिन एक फैक्ट्री में जो मजदूर दिन भर सिर्फ आईफोन का एक स्क्रू कसता है, उस पूरे आईफोन पर उसका कोई अधिकार नहीं है। वो फोन बाजार में बिकेगा, शायद इतना महंगा कि वो खुद उसे खरीद भी ना पाए। वो चीज जिसे बनाने में उसकी जिंदगी का एक हिस्सा लगा, वो उसके लिए एक बाहरी पराई चीज बन जाती है। उसका अपनी ही रचना से कोई रिश्ता नहीं रहता। ये तो बहुत ही निराशाजनक है। और दूसरा अलगाव? दूसरा है श्रम की प्रक्रिया से अलगाव, एलियनेशन फ्रॉम द एक्ट ऑफ लेबर। पूंजीवाद में काम करना इंसान की क्रिएटिविटी को जाहिर करने का जरिया नहीं रहता। वो बस पेट पालने का एक जरिया बन जाता है। बिल्कुल, बस पेट पालने और बिल भरने का एक जरिया। काम एक बोझ बन जाता है, मजबूरी बन जाता है। उसे काम में कोई खुशी, कोई आत्मसंतुष्टि नहीं मिलती। वो घड़ी देखता रहता है कि कब 8 घंटे पूरे हों और वो यहाँ से निकले। उसका काम उसकी अपनी मर्जी से नहीं होता, बल्कि किसी और के आदेश पर, किसी और के मुनाफे के लिए होता है। और जाहिर है इसका असर उसके आसपास के लोगों के साथ रिश्तों पर भी पड़ता होगा। निश्चित रूप से। और ये तीसरा रूप है, साथी मनुष्यों और प्रकृति से अलगाव। वो कैसे? सिस्टम ऐसा है कि वो मजदूरों के बीच सहयोग की जगह कंपटीशन पैदा करता है। प्रमोशन के लिए, बेहतर अप्रेजल के लिए हर कोई एक दूसरे से दौड़ में लगा है। आपका सहकर्मी आपका प्रतियोगी बन जाता है। तो चीज नहीं रह जाती, वो बस कच्चा माल बन जाता है, रॉ मटेरियल,
जिसका शोषण करके और सामान बनाना है। ये तो बहुत ही अंधकारमयी तस्वीर है। उत्पाद से, काम से, साथियों से, और चौथा और शायद सबसे गहरा, अलगाव। चौथा है स्वयं से अलगाव, एलियनेशन फ्रॉम द वर्कर्स ओन एसेंस और सेल्फ। खुद से ही अलगाव। हाँ, मार्क्स का मानना था कि इंसान होने का असली मतलब है रचनात्मक काम करना, अपनी कल्पना से कुछ नया बनाना। यही हमारी प्रजाति सत्ता है, स्पीशीज एसेंस, हमारी क्रिएटिविटी। लेकिन जब एक इंसान को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा एक ऐसा काम करने में बिताना पड़ता है जो उसे पसंद नहीं, जो बोरिंग है, जिसमें उसकी कोई क्रिएटिविटी नहीं लगती, तो वो अपने इंसान होने के सार से ही कट जाता है, अपनी पहचान से ही बेगाना हो जाता है। बिल्कुल, वो एक जीता जागता इंसान कम और एक मशीन ज्यादा बन जाता है। तो अगर मैं इसे समेटूं, पूंजीवादी व्यवस्था में एक व्यक्ति सिर्फ अपने काम और उसके फल से ही नहीं, बल्कि अपने सहकर्मियों, प्रकृति और आखिरकार अपनी खुद की पहचान और इंसानियत से भी कट जाता है। ये तो सिर्फ आर्थिक शोषण नहीं, ये एक तरह का आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक शोषण भी है। बिल्कुल। मार्क्स के लिए इस अलगाव का एकमात्र इलाज निजी संपत्ति को खत्म करना और एक साम्यवादी समाज बनाना था, जहां काम मुनाफे के लिए ना हो। हाँ, जहां काम मुनाफे के लिए नहीं, बल्कि सामूहिक भलाई और व्यक्तिगत संतुष्टि के लिए किया जाए। उनके लिए अलगाव कोई छोटी मोटी समस्या नहीं थी जिसे ट्रेनिंग या मोटिवेशनल स्पीकर से ठीक किया जा सके। ये पूंजीवाद की बनावट में ही बसा हुआ है। तो सिस्टम को बदले बिना इसे खत्म नहीं किया जा सकता? उनके अनुसार नहीं। मार्क्स के इन विचारों को समझना वाकई समाज के ढांचे और उसमें एक व्यक्ति की जगह को देखने का एक बिल्कुल नया और शक्तिशाली नजरिया देता है। हाँ, ये केवल पैसे और मुनाफे की कहानी नहीं है। ये मानवीय गरिमा, रचनात्मकता और पहचान के खो जाने की भी कहानी है। मार्क्स का एक बहुत मशहूर कथन है, दार्शनिकों ने अब तक केवल दुनिया की अलग अलग तरीकों से व्याख्या की है, लेकिन असली मुद्दा तो इसे बदलना है। और आज की हमारी बातचीत मुझे इसी पर सोचने के लिए मजबूर करती है। किसी सिस्टम को सिर्फ एकेडमिक तौर पर समझना कहाँ तक काफी है, और असल बदलाव लाने के लिए एक्शन या कर्म की क्या भूमिका है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर शायद हम सभी को सोचना चाहिए। मार्क्सवाद को अगर समझना हो तो एक आइडिया के बिना काम चल ही नहीं सकता, और वो है वर्ग संघर्ष या क्लास स्ट्रगल। मार्क्स ने तो यहां तक कहा था कि यही इतिहास को चलाने वाली असली ताकत है, उसका इंजन है। तो चलिए आज इसकी परतें हटाकर देखते हैं। हमारे पास कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों पर कुछ अकादमिक लेख हैं, और हमारा मिशन है ये पता लगाना कि ये जो मुनाफा है ये आता कहां से है, और इस पूरे सिस्टम में शोषण का राज क्या है। और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि मार्क्स कोई हवा में बातें करने वाले दार्शनिक नहीं थे। वो एक तरह से जासूस की तरह थे, जो एक अर्थशास्त्री और समाजशास्त्री के औजारों से पूंजीवादी सिस्टम की चीर-फाड़ कर रहे थे। वो ये दिखाना चाहते थे कि जो सिस्टम सतह पर बड़ा आजाद और निष्पक्ष दिखता है, उसकी बुनियाद असल में शोषण पर टिकी है। स्रोतों की शुरुआत एक बहुत ही दमदार और मशहूर लाइन से होती है। अब तक के सभी समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। जब मैंने इसे पहली बार पढ़ा तो मैं सच में चौंक गया। क्या हजारों साल की इंसानी कहानी, सारे युद्ध, सारे साम्राज्य, सब कुछ बस दो ग्रुप्स की लड़ाई है? मार्क्स के नजरिए से देखें तो हाँ, उनका कहना था कि समाज हमेशा से दो मुख्य हिस्सों में बटा रहा है। एक तरफ वो छोटा सा ग्रुप जिसके पास उत्पादन के साधन होते हैं, यानी जमीन, फैक्ट्रियां, मशीनें। बिल्कुल। और दूसरी तरफ वो विशाल बहुमत जिसके पास अपनी मेहनत या कहिए श्रम शक्ति बेचने के सिवा कुछ नहीं होता। तो एक शासक वर्ग और दूसरा शोषित वर्ग। ये रिश्ते बदलते रहे हैं, कभी मालिक और गुलाम, कभी सामंती जमींदार और किसान, और आज के दौर में बुर्जुआ और सर्वहारा। एकदम सही। पर जो चीज नहीं बदली वो है शोषण का मूल ढांचा। बुर्जुआ और सर्वहारा, ये शब्द हम अक्सर सुनते हैं। तो बुर्जुआ यानी पूंजीपति वर्ग जो फैक्ट्रियों और कंपनियों के मालिक हैं, और सर्वहारा मतलब मजदूर वर्ग जो उनके लिए काम करता है। पर सारे मजदूर तो एक जैसा नहीं सोचते, न ही वो हमेशा एकजुट होते हैं। क्या मार्क्स ने इस बारे में कुछ सोचा था? बिल्कुल। और यहीं पर दो बहुत जरूरी अवधारणाएं आती हैं जो हमारे स्रोतों में है, क्लास इन इटसेल्फ और क्लास फॉर इटसेल्फ। अच्छा। क्लास इन इटसेल्फ यानी अपने आप में वर्ग एक ऐसी स्थिति है जहां मजदूर वर्ग मौजूद तो है, लेकिन उन्हें अपनी साझा हालत का, अपने सामूहिक शोषण का एहसास नहीं है। मतलब वो बस अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। हाँ बिल्कुल, वो एक ग्रुप तो है पर उन्हें पता नहीं कि वो एक ग्रुप है जिनके हित एक जैसे हैं। और क्लास फॉर इटसेल्फ? वो है असली बदलाव का पल,
जब उस वर्ग को चेतना आती है, जब उन्हें समझ आता है कि उन सब की समस्याएं एक ही सिस्टम की देन है। और उनके हित भी एक हैं। एकदम। जब वो एक बिखरी हुई भीड़ से एक संगठित ताकत बन जाते हैं, तब वो क्लास फॉर इटसेल्फ यानी स्वयं के लिए वर्ग बन जाते हैं। और मार्क्स का मानना था कि सर्वहारा वर्ग में यही क्रांतिकारी क्षमता है कि जब वो जागेंगे और एकजुट होंगे तो वो पूंजीवाद को उखाड़ फेंकेंगे। और यहीं से सर्वहारा की तानाशाही का विचार आता है ना। ईमानदारी से कहूं तो ये सुनने में थोड़ा डरावना लगता है, तानाशाही। हाँ, ये एक बहुत बड़ा विवाद का मुद्दा रहा है और इसे समझना जरूरी है। देखिए, मार्क्स के लिए ये एक संक्रमणकालीन, एक टेम्परेरी दौर था। क्रांति के बाद मजदूर वर्ग राज्य की सत्ता पर कब्जा करेगा। क्यों? ताकि पुरानी पूंजीवादी ताकतों को वापस आने से रोका जा सके और एक वर्गहीन, बराबरी वाले समाज की नींव रखी जा सके। उनके लिए तानाशाही का मतलब किसी एक व्यक्ति का शासन नहीं, बल्कि पूरे मजदूर वर्ग का शासन था। फिर भी शब्द तो शब्द हैं, सुनने में अच्छा नहीं लगता। हाँ, और इसी शब्द ने उनके कई आलोचकों को चिंता में डाल दिया। हमारे स्रोत बताते हैं कि जॉर्ज ऑवेल से लेकर बाकुनिन तक सबको यही डर था कि ये सर्वहारा की तानाशाही कई सर्वहारा पर तानाशाही न बन जाए। बिल्कुल, यानी एक नई तरह की रूलिंग क्लास पैदा हो जाएगी जो मजदूरों के नाम पर उन पर ही राज करेगी। और 20वीं सदी के इतिहास ने दिखाया कि ये डर निराधार नहीं था। ठीक है, तो ये तो हुई इतिहास और राजनीति की बात। अब वापस पूंजीवाद पर आते हैं। आज के दौर में ये वर्ग संघर्ष कैसे काम करता है? क्योंकि यहाँ तो कोई जंजीरों में बंधा गुलाम नहीं है, हर कोई अपनी मर्जी से कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है, नौकरी चुनता है, या कम से कम ऐसा लगता तो है। यहीं पर मार्क्स अपनी जासूसी टोपी पहनते हैं और पूंजीवाद के दिल में झांकते हैं। उनका शुरुआती बिंदु ये था कि किसी भी चीज का मूल्य या वैल्यू कहाँ से आती है, और उनका जवाब था मानवीय श्रम से, मतलब मेहनत से। हाँ, जमीन या मशीनें अपने आप कुछ नया पैदा नहीं करती, वो बस पहले से मौजूद मूल्य को ट्रांसफर करती हैं। असली नया मूल्य सिर्फ और सिर्फ इंसान की मेहनत से पैदा होता है। इसे थोड़ा और आसान करते हैं। अगर कोई बड़ी लकड़ी के एक टुकड़े से कुर्सी बनाता है, तो कुर्सी की कीमत लकड़ी से ज्यादा इसलिए है क्योंकि उसमें बड़े की मेहनत जुड़ी है। बिल्कुल। अब यहीं से असली खेल शुरू होता है। मार्क्स कहते हैं कि पूंजी को 2 हिस्सों में बांट कर देखो। एक है स्थिर पूंजी, मतलब मशीनें, कच्चा माल, फैक्ट्री। ये जरूरी है, पर ये नया मूल्य नहीं बनाते। ठीक है। और दूसरा हिस्सा है परिवर्तनीय पूंजी। ये वो पैसा है जो पूंजीपति मजदूरों को तनख्वाह के रूप में देता है। मार्क्स के अनुसार सारा का सारा नया मूल्य इसी हिस्से से पैदा होता है, मजदूर के श्रम से। हाँ, तो फिर मुनाफा कहाँ से आता है? अगर एक चीज को बनाने में 100 रुपए का कच्चा माल लगा और मजदूर को 50 रुपए दिए और चीज 200 रुपए में बिकी, तो वो अतिरिक्त 50 रुपए कहाँ से आए? यहीं पर मार्क्स का अतिरिक्त मूल्य या सरप्लस वैल्यू का आइडिया आता है ना। एकदम सही, आपने राज पकड़ लिया। मार्क्स का तर्क बहुत सरल है। मान लीजिए एक मजदूर एक दिन में 8 घंटे काम करता है। अपनी मेहनत से वो जैसे कि 1000 रुपए का मूल्य पैदा करता है, लेकिन पूंजीपति उसे पूरे दिन की तनख्वाह के तौर पर सिर्फ 500 रुपए देता है। अच्छा, मतलब उतना जितने में मजदूर जिंदा रह सके और अगले दिन काम पर वापस आ सके। तो बाकी के 500 रुपए कहाँ गए? वो बाकी के 500 रुपए ही अतिरिक्त मूल्य हैं। ये मजदूर का अवैतनिक श्रम है, अनपेड लेबर। ये वो मूल्य है जो मजदूर ने पैदा तो किया पर उसे मिला नहीं। इसी को पूंजीपति अपने मुनाफे, ब्याज और किराए के तौर पर अपनी जेब में रख लेता है। तो मार्क्स के हिसाब से मुनाफा असल में मजदूर की वो मेहनत है जिसके लिए उसे पैसे नहीं दिए गए। चोरी एक तरह से। वो इसे शोषण कहते हैं। लेकिन एक मिनट, यहाँ एक सवाल उठता है जो शायद कई लोगों के मन में होगा। अगर कोई मजदूर 500 रुपए की मजदूरी पे काम करने के लिए राजी है, तो इसमें शोषण कहाँ हुआ? ये तो एक स्वैच्छिक सौदा है ना? यही तो पूंजीवाद का सबसे बड़ा भ्रम और उसकी सबसे बड़ी ताकत है। मार्क्स कहते हैं कि कानूनी तौर पर आप आजाद हैं। आप किसी भी फैक्ट्री में काम करने के लिए अर्जी दे सकते हैं। आप किसी एक मालिक से बंधे नहीं हैं। हाँ, लेकिन आर्थिक तौर पर आप मजबूर हैं, क्योंकि आपके पास उत्पादन के साधन नहीं है, न फैक्ट्री, न जमीन, न मशीन। तो जिंदा रहने के लिए आपके पास अपनी श्रम शक्ति बेचने के अलावा कोई और चारा है ही नहीं। वाह! तो मतलब मजदूर की आजादी बस इतनी है कि वो चुन सके कि उसका शोषण कौन करेगा। ये तो सोचने का एक बिल्कुल अलग नजरिया है। हाँ, ये एक संरचनात्मक मजबूरी है। आप आजाद हैं,
लेकिन सिर्फ एक पूंजीपति को छोड़कर दूसरे के पास जाने के लिए। आप सिस्टम से बाहर नहीं जा सकते। इसलिए मार्क्स के लिए यह सौदा सतह पर स्वैच्छिक दिखता है, पर इसकी बुनियाद में एक गहरी मजबूरी छिपी है। तो अगर ये शोषण का तंत्र इतना साफ है जो आपने अभी समझाया, तो फिर ये हमें रोजमर्रा की जिंदगी में दिखता क्यों नहीं? हम जब दुकान से कोई सामान खरीदते हैं तो हमें ये सब क्यों नहीं महसूस होता? ऐसा लगता है जैसे चीजों की अपनी एक दुनिया है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है, और मार्क्स के अनुसार यहीं पर पूंजीवाद का एक और वैचारिक हथियार काम आता है, जिसे वो एक बहुत ही दिलचस्प नाम देते हैं। क्या? कमोडिटी फेटिशिज्म। फेटिशिज्म, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि पूंजीवादी समाज में चीजें या कमोडिटीज एक जादुई रूप ले लेती हैं। हम उनके पीछे के मानवीय रिश्तों को देखना बंद कर देते हैं। जैसे जब आप एक स्मार्टफोन देखते हैं तो आपको उसका ब्रांड, उसकी कीमत, उसके फीचर्स दिखते हैं। आपको वो हजारों मजदूर नहीं दिखते जिन्होंने खदानों में काम किया, जिन्होंने फैक्ट्री में उसे असेंबल किया। उनका पसीना, उनकी मेहनत, वो सब अदृश्य हो जाता है। हमें सिर्फ चीजों और पैसों के बीच का रिश्ता दिखता है। इंसानों और इंसानों के बीच का जो सामाजिक रिश्ता है वो नहीं। यानी बाजार हमें चीजों की कीमत तो दिखाता है, पर उन चीजों को बनाने में लगी इंसानी मेहनत और तकलीफ को छुपा लेता है। एक तरह का जादुई पर्दा है। बिल्कुल सही। मार्क्स यहाँ दो तरह के मूल्य में फर्क करते हैं, उपयोग मूल्य और विनिमय मूल्य। यूज वैल्यू और एक्सचेंज वैल्यू। हाँ, उपयोग मूल्य किसी चीज की असली उपयोगिता है, जैसे पानी प्यास बुझाता है, कुर्सी बैठने के काम आती है, ये उसका यूज वैल्यू है। लेकिन बाजार में वो कितने की बिकेगी या कितने गेहूं के बदले एक कुर्सी मिलेगी, ये उसका एक्सचेंज वैल्यू है। और पूंजीवाद में सारा जोर विनिमय मूल्य पर होता है। हाँ, विनिमय मूल्य उपयोग मूल्य पर हावी हो जाता है। कोई चीज इंसानों के लिए कितनी भी जरूरी क्यों ना हो, अगर उससे मुनाफा नहीं कमाया जा सकता तो पूंजीवाद में उसका उत्पादन नहीं होगा। और इस प्रक्रिया का सबसे दुखद पहलू ये है कि धीरे धीरे मजदूर की अपनी मेहनत, उसकी श्रम शक्ति, वो भी बस एक बिकने वाली चीज, एक कमोडिटी बनकर रह जाती है। उसकी भी एक कीमत तय हो जाती है। हाँ, जिसे हम तनख्वाह कहते हैं, और उसे बाजार में खरीदा और बेचा जाता है। तो इन सब का क्या मतलब निकलता है? आज हमने जो ये पूरी कहानी समझी, हमने देखा कि कैसे मार्क्स के लिए वर्ग संघर्ष इतिहास का इंजन है, अतिरिक्त मूल्य पूंजीवादी शोषण का छुपा हुआ कोड है, और कमोडिटी फेटिशिज्म वो पर्दा है जो इस सारे खेल को हमारी नजरों से छुपाए रखता है। अरे हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो मार्क्स का मानना था कि पूंजीवाद अपने ही अंतर्विरोधों के बोझ तले दब जाएगा। एक तरफ मुनाफे की होड़ में पूंजीपति मजदूरों का शोषण बढ़ाता जाएगा, दूसरी तरफ वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके मजदूरों को काम से निकालता जाएगा। इससे एक ऐसा संकट पैदा होगा जिसे पूंजीवाद संभाल नहीं पाएगा। स्रोत में मार्क्स का वो प्रसिद्ध कथन भी है कि पूंजीपति सबसे बढ़कर अपने कब्र खोदने वालों को पैदा करता है, यानी सर्वहारा वर्ग को। बिल्कुल। और स्रोत इस विचार पर समाप्त होते हैं कि जब सर्वहारा वर्ग निजी संपत्ति को खत्म करेगा तो वो सिर्फ खुद को आजाद नहीं करेगा, बल्कि पूरी इंसानियत को मुक्त करेगा। हाँ, क्योंकि उनका तर्क था कि सर्वहारा वर्ग आखिरी शोषित वर्ग है, उसके नीचे कोई और वर्ग नहीं है जिसका वो शोषण कर सके। इसलिए जब वो खुद को मुक्त करेगा तो वर्ग व्यवस्था ही समाप्त हो जाएगी। ये हमें सोचने के लिए एक बहुत ही दिलचस्प और शायद आज के लिए प्रासंगिक सवाल पर छोड़ जाता है। मार्क्स के 19वीं सदी के यूरोप से आज की दुनिया बहुत अलग है। आज हमारे पास गिग इकोनॉमी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जहां मजदूर और मालिक के रिश्ते भी बदल रहे हैं। ऐसे में सामूहिक मुक्ति के इस विचार का क्या अर्थ हो सकता है, और अगर ये संभव है भी तो इसका स्वरूप क्या हो सकता है? मार्क्स ने केवल पूंजीवाद की व्याख्या नहीं की, उन्होंने क्रांतिकारी परिवर्तन के माध्यम से समाज को बदलने की मांग की। कार्ल मार्क्स पर हमारी चर्चा के इस अंतिम भाग में हम उनके विचारों के सबसे कह सकते हैं सबसे तूफानी और परिवर्तनकारी पहलू पर ध्यान केंद्रित करेंगे, राज्य, क्रांति और एक साम्यवादी समाज का उनका सपना। बिल्कुल। पिछले हिस्सों में हमने समझा कि सिस्टम में गड़बड़ क्या है, अब बात होगी कि उसे बदला कैसे जाए। हाँ, और बदलने के बाद क्या होगा। तो चलिए इस बड़ी पहेली के आखिरी हिस्से को जोड़ते हैं। तो सबसे पहले राज्य यानी सरकार के बारे में मार्क्स का क्या सोचना था। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में एक बहुत मशहूर लाइन है कि आज की सरकार असल में अमीर लोगों के धंधे को चलाने वाली एक कमेटी के अलावा कुछ नहीं है। ये सुनने में तो बहुत तीखा लगता है, पर इसका असली मतलब क्या है? देखिए, इसका सीधा और साफ मतलब यह है कि मार्क्स के लिए
राज्य या सरकार कोई निष्पक्ष अंपायर नहीं है जो सबके लिए काम करे। हाँ, जो सबके लिए काम करे। ये असल में उस वर्ग का हथियार है जिसके पास पैसा और ताकत है, यानी पूंजीपति वर्ग का। इसका मुख्य काम है पूंजीपतियों के मुनाफे की रक्षा करना और मजदूर वर्ग के शोषण को, मतलब उसे कानूनी तौर पर सही ठहराना। अच्छा, तो पुलिस, कानून, अदालतें, ये सब उसी का हिस्सा है? बिल्कुल। मार्क्स के मुताबिक ये सब इसी बड़े खेल का हिस्सा हैं जो अमीरों के हक में झुका हुआ है। और अगर सरकार ही एक पार्टी के पक्ष में है तो फिर यहीं से क्रांति का आइडिया आता है ना? सही। लेकिन ये क्रांति होती क्यों है? क्या सिर्फ इसलिए कि लोग गरीब हैं या नाखुश हैं? नहीं, ये गरीबी या असंतोष से कहीं ज्यादा गहरा है। मार्क्स के लिए क्रांति का जो असली इंजन है वो है उत्पादन के साधनों और उत्पादन के संबंधों के बीच का टकराव। ये थोड़ा टेक्निकल लग रहा है, मतलब इसे आसान भाषा में कैसे समझेंगे? इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास एक सुपर फास्ट 5G इंटरनेट है। ये है उत्पादन के साधन, हमारी टेक्नोलॉजी। ठीक है। लेकिन आपका कंप्यूटर 20 साल पुराना है जो उसे चला ही नहीं सकता। ये है उत्पादन के संबंध, यानी हमारा सामाजिक और आर्थिक ढांचा। समझ गई। एक वक्त आता है जब टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ जाती है कि पुराना सामाजिक ढांचा उसे रोकने लगता है, एक बेड़ी बन जाता है। मार्क्स कहते हैं कि समाज को आगे बढ़ने के लिए इन पुरानी बेड़ियों को तोड़ना ही पड़ता है, और इसी टकराव से क्रांति की चिंगारी निकलती है। यहाँ पर मार्क्स की एक और बहुत जबरदस्त बात याद आती है। उन्होंने कहा था कि पूंजीपति वर्ग अपने लिए अपने ही कब्र खोदने वालों को पैदा करता है। बहुत शक्तिशाली छवि है ये। हाँ, पर क्या आज के दौर में अमेज़न के गोदाम में काम करने वाला कर्मचारी सच में जेफ बेजोस को उखाड़ फेंकने की सोच रहा है, या वो बस अपनी अगली तनख्वाह का इंतजार कर रहा है? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। देखिए, मार्क्स का तर्क ये था कि ज्यादा मुनाफे की दौड़ में पूंजीवाद बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगाता है, हजारों लाखों मजदूरों को एक ही छत के नीचे ले आता है। ये मजदूर मतलब सर्वहारा एक जैसी परिस्थितियों में काम करते हैं, एक जैसा शोषण झेलते हैं और धीरे धीरे अपने साझा हितों को पहचानने लगते हैं। तो इस तरह पूंजीवाद अनजाने में ही उस सेना को तैयार करता है जो एक दिन उसे चुनौती देगी। लेकिन आपका सवाल भी जायज है। मार्क्स ने शायद ये अंदाजा नहीं लगाया था कि पूंजीवाद कितना लचीला हो सकता है। आज का अमेज़न कर्मचारी शायद क्रांति के बारे में नहीं सोच रहा, क्योंकि सिस्टम ने उसे क्रेडिट कार्ड, EMI, नेटफ्लिक्स जैसी चीजों में उलझा दिया है। उसे लगता है कि उसके पास खोने के लिए अपनी बेड़ियों के अलावा भी बहुत कुछ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ हालात खराब होना ही क्रांति के लिए काफी नहीं है। इसमें इंसान की अपनी सोच, उसकी इच्छा का भी कोई रोल है। बिल्कुल, और यही मार्क्स के सिद्धांत का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। केवल बाहरी परिस्थितियां, जिन्हें वो ऑब्जेक्टिव कंडीशंस कहते थे, जैसे आर्थिक मंदी, वो काफी नहीं है। तो और क्या चाहिए? इसके साथ साथ मजदूर वर्ग को क्रांतिकारी चेतना भी विकसित करनी होगी। उन्हें ये गहराई से समझना होगा कि उनका शोषण एक व्यक्तिगत समस्या नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम की देन है। जब ये चेतना जागती है, तभी क्रांति की जमीन तैयार होती है। और यहीं पर प्रैक्सिस का कॉन्सेप्ट आता है। मार्क्स का मानना था कि सिर्फ लाइब्रेरी में बैठकर दुनिया को समझने से कुछ नहीं होगा। सिद्धांत को जमीन पर उतारना होगा, उसे एक्शन में बदलना होगा। अच्छा, वो उनकी मशहूर लाइन। हाँ, दार्शनिकों ने अब तक सिर्फ दुनिया की अलग अलग तरह से व्याख्या की है। असली मुद्दा तो इसे बदलना है। ये सोचना और करना, थ्योरी और एक्शन का मेल ही प्रैक्सिस है। ठीक है, मान लीजिए क्रांति हो गई, मजदूरों ने सत्ता पर कब्जा कर लिया। इसके ठीक बाद क्या होता है? मार्क्स ने सर्वहारा की तानाशाही जैसे एक बहुत भारी भरकम शब्द का इस्तेमाल किया, जो सुनने में ही डरावना लगता है। क्या इसका मतलब कोई दमनकारी शासन है? हाँ, और ये शब्द शायद मार्क्स के विचारों की सबसे ज्यादा गलतफहमी पैदा करने वाली चीजों में से एक है। तानाशाही शब्द सुनकर ही हमारे दिमाग में किसी एक व्यक्ति का क्रूर शासन आता है। बिल्कुल। पर मार्क्स का मतलब ये बिल्कुल नहीं था। उनके लिए तानाशाही का मतलब था किसी एक वर्ग का शासन। वो कहते थे कि पूंजीवाद भी तो असल में बुर्जुआ की तानाशाही है। अच्छा। जहां मुट्ठी भर अमीर लोग पूरी अर्थव्यवस्था और राजनीति को कंट्रोल करते हैं, भले ही ऊपर से लोकतंत्र का दिखावा हो। तो सर्वहारा की तानाशाही बस इसका उल्टा थी, यानी बहुसंख्यक मजदूर वर्ग का शासन। लेकिन ये शासन क्यों जरूरी था, और क्या ये हमेशा के लिए था? नहीं, हमेशा के लिए नहीं। ये बस एक संक्रमणकालीन चरण था, ट्रांजिशनल फेज। मार्क्स का मानना था कि अमीर वर्ग अपनी हार इतनी आसानी से नहीं मानेगा। सही बात है। वो अपनी सत्ता वापस पाने के लिए पूरी ताकत लगा देगा। इसलिए मजदूर वर्ग को राज्य की ताकत का इस्तेमाल करके उनके प्रतिरोध को कुचलना होगा,
उनकी निजी संपत्ति को छीनकर समाज की संपत्ति बनाना होगा। ये एक नए समाज के निर्माण के दौरान एक अस्थायी औजार था। हालांकि जॉर्ज ऑरवेल और बाकुनिन जैसे आलोचकों का डर सही साबित हुआ कि ये सर्वहारा की तानाशाही कब सर्वहारा पर तानाशाही बन जाएगी पता नहीं चलेगा। बिल्कुल, और ये एक बहुत बड़ी और जायज चिंता थी। और ये वर्गहीन समाज मतलब कम्युनिज्म मार्क्स के लिए इतिहास का अंतिम पड़ाव था। लेकिन इस मंजिल तक पहुंचने के लिए उन्होंने इतिहास का एक पूरा नक्शा तैयार किया था, है ना? हाँ, उन्होंने मानव इतिहास को उत्पादन के तरीकों के आधार पर बड़े-बड़ी चरणों में बांटा था। उनके मुताबिक ये 5 मुख्य चरण थे। पहला, आदिम साम्यवाद। जब इंसान कबीलों में रहता था, कोई निजी संपत्ति नहीं, सब मिलकर काम करते थे। सही। फिर आया दूसरा चरण, दास समाज। खेती का विकास हुआ, जमीन पर मालिकाना हक आया और समाज मालिकों और दासों में बंट गया। बहुत अच्छा सवाल। दास समाज में ना उत्पादन बढ़ाने की कोई प्रेरणा नहीं थी। दास मन लगाकर काम नहीं करते थे और मालिक सिर्फ और ज्यादा दास खरीदने पे जोर देते थे, नई तकनीक पर नहीं। तो सिस्टम एक तरह से रुक सा गया। अच्छा। इसके जवाब में सामंतवाद आया, जो तीसरा चरण था। इसमें किसानों को जमीन से बांध दिया गया। वो दास नहीं थे पर आजाद भी नहीं थे। ये दास प्रथा से ज्यादा प्रोडक्टिव था। समझ गई। और सामंतवाद के बाद पूंजीवाद। बिल्कुल। चौथा चरण पूंजीवाद। नई मशीनें आईं, फैक्ट्रियां लगीं और एक नया पूंजीपति वर्ग उभरा। और पांचवा और आखिरी चरण मार्क्स के अनुसार समाजवाद और साम्यवाद होगा। तो चलिए इस अंतिम मंजिल पर आते हैं। मार्क्स के सपनों का ये साम्यवादी समाज असल में दिखता कैसा? आपने कहा ये वर्गहीन होगा और राज्यहीन भी, मतलब कोई सरकार नहीं, कोई पुलिस नहीं। ये कैसे काम करेगा? ये तो पूरी तरह से अराजकता जैसा लगता है। ये सुनने में ऐसा ही लगता है। मार्क्स का तर्क था कि चूंकि राज्य शासक वर्ग का एक हथियार है, तो जब कोई शासक वर्ग ही नहीं बचेगा तो राज्य की जरूरत भी खत्म हो जाएगी। सरकार का काम लोगों पर हुकूमत करना नहीं, बल्कि चीजों का प्रशासन करना रह जाएगा, मतलब संसाधनों का मैनेजमेंट। उन्होंने इसके 2 चरण बताए। पहला चरण, जिसे हम समाजवाद कह सकते हैं, उसमें सिद्धांत होगा हर कोई अपनी क्षमता के अनुसार काम करेगा और हर किसी को उसके काम के अनुसार मिलेगा। ठीक है, ये तो फिर भी समझ आता है, मेहनत के हिसाब से पैसा। लेकिन इसके बाद आएगा अंतिम चरण, साम्यवाद। ये एक ऐसी दुनिया होगी जहां टेक्नोलॉजी इतनी तरक्की कर चुकी होगी कि हर चीज बहुतायत में उपलब्ध होगी। प्रचुरता का समाज। हाँ, वहां का सिद्धांत होगा हर कोई अपनी क्षमता के अनुसार काम करेगा और हर किसी को उसकी जरूरत के अनुसार मिलेगा। अलगाव खत्म हो जाएगा। इंसान किसी एक नौकरी से बंधा नहीं होगा। वो सुबह शिकार कर सकता है, दोपहर में मछली पकड़ सकता है, पर शाम को आलोचना लिख सकता है। सुनने में तो ये किसी जन्नत जैसा लगता है, पर क्या ये इंसानी फितरत के खिलाफ नहीं है? मतलब अगर मुझे मेरी जरूरत का सब कुछ मिल ही रहा है तो मैं ज्यादा मेहनत क्यों करूंगी? ये मार्क्स की सोच पर सबसे बड़ा और शायद सबसे जायज सवाल है। मार्क्स का मानना था कि पूंजीवाद ने हमें लालची और स्वार्थी बना दिया है। एक साम्यवादी समाज में काम पैसे के लिए मजबूरी नहीं, बल्कि खुद को व्यक्त करने का एक जरिया बन जाएगा। पर क्या ऐसा सच में हो सकता है? आलोचक कहते हैं कि मार्क्स ने इंसानी स्वभाव की जटिलता को, उसकी सत्ता और पहचान की भूख को कम करके आंका, और यहीं से उनके सिद्धांत की बड़ी आलोचनाएं शुरू होती हैं। चलिए इन आलोचनाओं पर बात करते हैं। जाहिर है इस आदर्शवादी सपने की बहुत आलोचना हुई होगी। बिल्कुल, और सिर्फ विरोधियों ने नहीं बल्कि समाजवादियों ने भी की। पहला नाम आता है एडवर्ड बर्नस्टीन का। उन्होंने कहा कि मार्क्स की भविष्यवाणी ही गलत साबित हो रही है। कैसे? मार्क्स ने कहा था कि समाज 2 हिस्सों में बंट जाएगा, बहुत अमीर और बहुत गरीब। लेकिन बर्नस्टीन ने दिखाया कि पूंजीवाद में तो मध्यम वर्ग खत्म होने की बजाय और बड़ा हो रहा है। ये बात तो आज भी सच लगती है। मध्यम वर्ग के पास अपनी कार है, घर है, पेंशन प्लान है। उसके पास खोने के लिए सिर्फ जंजीरें नहीं है। आपने एकदम सही कहा। पूंजीवाद ने खुद को बचाया। फिर अविनेरी जैसे विचारकों ने मार्क्स के सिद्धांत को बहुत ज्यादा नियतिवादी बताया। नियतिवादी मतलब? मतलब ऐसा कि इतिहास एक तयशुदा रेल की पटरी पर चल रहा है और सब कुछ पहले से ही तय है। इसमें इंसानी इच्छा और आजादी के लिए ज्यादा जगह नहीं है। और कोई बड़ी आलोचना? एक बहुत दिलचस्प आलोचना माइकल हैरिंगटन ने की। उन्होंने कहा कि मार्क्स पूंजीवाद की बीमारियों को पहचानने वाले सबसे शानदार डॉक्टर थे, लेकिन जब इलाज बताने की बारी आई तो वो नाकाम रहे। अच्छा। उन्होंने पूंजीवाद का विश्लेषण तो बहुत ब्रिलियंटली किया, लेकिन उसका एक मजबूत और व्यवहारिक विकल्प देने में चूक गए। तो कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि जो लोग मार्क्स के दिए हुए समाधान से सहमत नहीं हैं, वो भी ये मानते हैं कि उन्होंने समस्या को बहुत सही पकड़ा था।
बिल्कुल। और यही मार्क्स की स्थायी विरासत है। आज भी जब हम असमानता, शोषण या बाजार के हमारे जीवन पर असर पर बहस करते हैं तो हम जाने अनजाने मार्क्स के उठाए हुए सवालों से ही जूझ रहे होते हैं। मार्क्स का मानना था कि सर्वहारा वर्ग पूरी मानवता को मुक्त करने के लिए निजी संपत्ति को समाप्त कर देगा। ये एक दिलचस्प सवाल उठाता है। आज की दुनिया में जहां संपत्ति और पहचान तेजी से डिजिटल होती जा रही है, जैसे हमारा डेटा, हमारी ऑनलाइन पहचान, वहां एक आधुनिक सर्वहारा कैसा दिखेगा और आज उत्पादन के साधनों पर कब्जा करने का क्या मतलब होगा? इसके साथ हम कार्ल मार्क्स पर अपनी 4 भाग की श्रृंखला का समापन करते हैं। उनके विचार पूंजीवाद, शक्ति और मानवीय मुक्ति पर बहस को चुनौती, प्रेरणा और उत्तेजित करना जारी रखते हैं। कॉन्क्वेस्ट कॉन्सेप्ट सुनने के लिए धन्यवाद।